Hello everyone. This is my second video for second chapter inflammation of pathology. What is inflammation? It is the response of vascularis connective tissue to any kind of an injury. इसमें इन्फ्लामेशन में हम लोग टोटल 7 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है सेलुलर चेंजेस, सेकेंड वेस्कुलर चेंजेस, थर्ड केमिकल मीडिएटर्स, फोर्थ एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, फिफ्थ साइटोकाइन्स, सिक्स्थ प्लाज्मा मीडिएटर्स एंड सेवन्थ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। जब हमारी बॉडी में किसी भी टाइप की इंजरी होती है तो इसमें 2 टाइप्स के चेंजेस आते हैं। चाहे ये इफेक्ट कर सकता है ब्लड वेसल्स को या फिर इनसाइड सेल। अगर ब्लड वेसल्स को इफेक्ट किया तो इसे बोलते हैं वेस्कुलर चेंजेस, और अगर इनसाइड द सेल हुआ तो सेलुलर चेंजेस बोलते हैं। नो, फर्स्ट पॉइंट सेलुलर चेंजेस। सेलुलर चेंजेस को समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। और ये ब्लड वेसल्स हुआ, यहाँ पर बैक्टीरिया इनसाइड द ब्लड वेसल्स एंड आउटसाइड द ब्लड वेसल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स इसके कनेक्ट में आएंगे इसको मारने के लिए, बैक्टीरिया को जो इनसाइड द ब्लड वेसल्स हैं उसको तो डायरेक्टली मार देंगे क्योंकि न्यूट्रोफिल्स इनसाइड ब्लड वेसल्स एंड बैक्टीरिया इनसाइड द ब्लड वेसल्स है। लेकिन जो आउटसाइड ऑफ ब्लड वेसल्स है उस बैक्टीरिया को कैसे ये किल कर सकता है न्यूट्रोफिल्स, इसमें हम लोग सीखेंगे 5 पॉइंट्स। पहला, न्यूट्रोफिल्स जब ब्लड वेसल्स के मार्जिन में आ जाते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इसको बोलते हैं मार्जिनेशन। यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स हुआ, यहाँ आया साइड में आया, इसके ब्लड वेसल्स की वॉल में आया तो इसे बोलते हैं मार्जिनेशन। और जब यहाँ पर एंडोथेलियल में ही स्पीड ब्रेकर होता है न्यूट्रोफिल्स, जब इसका स्पीड ब्रेक होता है, ये सेकंड पॉइंट्स है जिसे हम लोग बोलते हैं रोलिंग। ये रोल करते हैं यहाँ पर। और उसके बाद एंडोथेलियल सेल्स में ही एक एडेशन सब्सटेंस होता है जिससे न्यूट्रोफिल्स इसमें अटैच होता है, इसके ब्लड वॉल से अटैच होता है, जिसको हम लोग एडेशन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट्स है जब न्यूट्रोफिल्स ब्लड वेसल्स के बाहर आती है, फोर्थ पॉइंट्स इसे बोलते हैं डायापेडेसिस। और सिक्स्थ में जब फिफ्थ पॉइंट्स जब न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया से कनेक्ट होती है इसे बोलते हैं हम लोग केमोटैक्सिस। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला मार्जिनेशन, सेकंड रोलिंग, थर्ड एडेशन, फोर्थ डायापेडेसिस एंड फिफ्थ केमोटैक्सिस। फिर से एक बार देख लेते हैं कि न्यूट्रोफिल्स है, ब्लड वेसल्स में है, यहाँ पे तो बहुत स्पीड है, लेकिन जब यहाँ पर अटैच होती है तो इसको बोलते हैं एडेशन और मार्जिनेशन। जब ये फिर यहाँ पर स्पीड ब्रेकर की वजह से ये रोलिंग करने लगती है तो इसे बोलते हैं हम लोग रोलिंग। उसके बाद थर्ड पॉइंट्स एंडोथेलियल में और भी एडेशन सब्सटेंस होती है जिससे अटैच हो जाती है न्यूट्रोफिल्स, इसको बोलते हैं एडेशन। उसके वर्क से ही नाम ये टर्म जो है रिलेटेड है। और उसके बाद जब बाहर जाती है ये न्यूट्रोफिल्स WBC, जब न्यूट्रोफिल्स बाहर जाती है तो इसे बोलते हैं डायापेडेसिस। और बाहर जाके जब ये केमिकल्स की वजह से ये न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया की साइड जाता है, वहाँ से बैक्टीरिया से अटैच होता है, इसको बोलते हैं केमोटैक्सिस। नाउ सेकंड पॉइंट है वेस्कुलर चेंजेस। वेस्कुलर चेंजेस में जो सबसे पहला चेंजेस आता है उसे बोलते हैं वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी वेसल्स जो है कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगता है, उसकी जो साइज है वो डिक्रीज होने लगता है, डायमीटर उसका ब्लड वेसल्स का डिक्रीज होता है। ये पहला चेंजेस है। सेकंड चेंजेस है वेसो डायलेशन। ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेटरी केमिकल मीडिएटर प्रेजेंस होता है जिसकी वजह से जैसे ये ब्लड वेसल नॉर्मल है, ये ब्लड वेसल्स के साइज इंक्रीज़ होने लगता है। इंक्रीज़ होने की वजह से इसमें क्या होता है कि 2 चेंजेस आता है, वो होता है एक रेड हो जाता है और इसके में हीट प्रोड्यूस होता है, जैसे र्यूबर फॉर रेडनेस एंड कैलॉट फॉर टेम्परेचर। और थर्ड चेंजेस आता है इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी। और ये इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी कैसे होता है कि जैसे ये ब्लड वेसल्स है, इसके बीच जो यहाँ सेल है, सेल में के बीच आप देखेंगे इंटरसेलुलर जो स्पेस है बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज होने पे यहाँ पर जो है दोनों वेसल्स के बीच, दोनों सेल के बीच जो स्पेस है वो इंक्रीज़ होने लगता है, इसलिए ये इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी कर देता है। जितने भी चीज़ होती है बाहर चला जाता है या फिर अंदर आ जाता है। नो, फोर्थ पॉइंट है स्टेसिस। स्टेसिस मीन्स जीरो मूवमेंट, यहाँ पर मूवमेंट नहीं होता है। इसको स्टेटिस के लिए हम लोग पढ़ेंगे। पहला चीज़ हमको जानना है वर्चोस ट्राइड। ट्राइड मीन्स 3। इसमें 3 चीज़ होती है। फर्स्ट होती है
इंडोथेलियल सेल इंजरी, सेकंड होती है हाइपर कोएगुलेबिलिटी और थर्ड होती है ब्लड फ्लो अल्टरनेशन। ब्लड फ्लो अल्टरनेशन दो तरह की अल्टरनेशन यहाँ पर हो सकती है, या फिर मूवमेंट बहुत कम हो यहाँ पर तो उसे स्टेसिस बोलते हैं, या फिर मतलब मूवमेंट कम हो, कम क्या मतलब बंद हो जाए तो उसको टर्बुलेंस ब्लड फ्लो बोलते हैं। नो थर्ड पॉइंट है केमिकल मीडिएटर्स। केमिकल मीडिएटर्स सेलुलर और प्लाज्मा। सेलुलर में भी आता है एक परफ्यूम और फ्रेशली फोम। परफ्यूम में 3 एग्जाम्पल है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, लाइसोसोमल एंजाइम। और फ्रेशली फोम में है नाइट्रिक ऑक्साइड और एराकिनिक एसिड एंड साइटोकाइंस। और प्लाज्मा में काइनेन सिस्टम पढ़ेंगे, कोगुलेशन कैस्केड पढ़ेंगे एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ेंगे। नाउ हिस्टामिन, यहाँ पर जो हिस्टामिन क्या है, केमिकल मीडिएटर्स का सेलुलर में ये परफॉर्म मीडिएटर्स है जो पहले से मीन्स प्रोड्यूस हुआ रहता है अब हमारे बॉडी में। तो हिस्टामिन्स में 3 पॉइंट्स याद करेंगे। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम हिस्टिडीन एंड मास्ट सेल, और इसकी वजह से ब्लड वेसल्स में वेसोडाइलेशन होती है और ये इंक्रीज परमिबिलिटी को ये इंक्रीज करती है। नौ थर्ड पॉइंट ये सेरोटोनिन में भी है, इसे हम लोग 5-HT हार्मोन भी कहते हैं, और ये अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से बनता है। और इसका जो सोर्स है GIT प्लेटलेट्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। GIT में जैसे अर्जेंटाइफिन सेल, इसका नाम है अर्जेंटाइफिन सेल, GIT में जो प्रोड्यूस होते हैं। नाउ लाइसोसोमल एंजाइम को सुसाइडल एंजाइम भी कहते हैं, बिकॉज व्हेन एक्टिवेटेड सेल इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। जब ये एक्टिवेट होता है तो सेल को ये सुसाइड कर देता है, मतलब मार देता है, इसलिए बोलते हैं सुसाइडल एंजाइम। नाउ प्लाज्मा सिस्टम में जो ये प्लाज्मा मीडिएटर उसके जो 3 सिस्टम है। पहला है काइनेन सिस्टम। जब हमारे ब्लड वेसल्स इंजर्ड होते हैं तो ये फैक्टर 12 एक्टिवेटेड होती है, और फैक्टर 12 काइनोजिन को कन्वर्ट करता है ब्रेडिकाइनिन में, और ब्रेडिकाइनिन की वजह से ये परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स उसको इंक्रीज करती है, और सेंसिटाइजेशन ऑफ ब्रेन। और सेकंड सिस्टम है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसमें 20 कार्बन से भी ज़्यादा होता है, और ये हेल्प इन फाइट इन्फेक्शन। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के 2 होता है, क्लासिकल पाथवे एंड अल्टरनेट पाथवे। क्लासिकल पाथवे इसको इंडिकेट करते हैं P से, जैसे एंटीजन एंड एंटीबॉडी। इसकी एंटीजन एंड एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करती है, फैक्टर C को एक्टिवेट करती है, और फैक्टर C4 एंड C2 को एक्टिवेट करती है, बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसको बोलते हैं C4B2A। उसके बाद C4B2A C3 का ब्रेकडाउन करती है, C3 का ब्रेकडाउन करके C3A एंड C3B बनाती है। C3A तो गोज अवे, एंड C3B एक टर्सरी कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसे बोलते हैं C4B2A एंड 3B, और C4B2A 3B ये बनाती है C5 का ब्रेकडाउन करती है, और ब्रेकडाउन होकर के C5B प्लस C6 C7 C8 C9 बनाते हैं, जिसे हम लोग मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और ये एंटीजन का मेम्ब्रेन पे अटैक करता है। नाउ बी अल्टरनेट पाथवे। पहला जो हुआ वो क्लासिकल पाथवे हुआ, अब बी अल्टरनेट पाथवे। ये एक्सपोजर टू एंडोटॉक्सिन और एनी रोल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ए। नाउ थर्ड पॉइंट ऑफ प्लाज्मा मीडिएटर इज कोगुलेशन कैस्केड। ये इंट्रिंसिक भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है, और इंट्रिंसिक में ब्लड वेसल्स इंजरी और एक्सट्रिंसिक में टिश्यू को डैमेज करता है। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स जब इंजर करता है तो फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है, फैक्टर 12 11 को करता है, 11 9 को करता है, फैक्टर 8 को करता है। फैक्टर 8 क्या करता है कि फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है कैल्शियम की प्रेजेंस में। अब फैक्टर 10 क्या करता है कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, जो कि यहाँ पर ब्लड फ्लो को रोक देता है। अब ये एक्सटेंसिव पाथवे कैसे करता है कि ये टिश्यू को डैमेज करता है, और टिश्यू डैमेज होने से एक थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस होती है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन डायरेक्टली फैक्टर 7 को एक्टिवेट करता है, और फैक्टर 7 10 को एक्टिवेट करता है, फिर वैसा ही प्रोसेस होने लगता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म। इसमें एक फॉस्फोलाइपेज एंजाइम होती है जो फॉस्फोलाइपेज को कन्वर्ट करती है एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म में, और ये पॉक्स एंजाइम के प्रेजेंस में
प्रोस्टोग्लैंडिन G2 एंड प्रोस्टोग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट होता है। ऑक्स एंजाइम क्या है? साइक्लोऑक्सीजिनेज। नाउ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एज नेम सजेस्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। इसमें क्या होता है? 3 पॉइंट्स हम याद रखेंगे कि ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डिस्ट्रक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में टिश्यू डिस्ट्रक्शन ही होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। और ये अटेम्प्ट बाय बॉडी टू रिपेयर्स। और इम्पोर्टेंट रोल फॉर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज MNW मोनोन्यूक्लियर वाइट ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है? एक मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज, ये दोनों चीज़ है ना सेम है, लेकिन इसका जो स्टेज है ये डिफरेंट है। ये मोनोसाइट सेल में जब प्रेजेंट होता है इसे मोनोसाइट बोलते हैं, और यही चीज़ टिश्यू में जाए तो इसे मैक्रोफेज बोलते हैं। और जैसे किडनी में हुआ तो मेसेंजियल सेल, लीवर में हुआ तो कुफर सेल्स, और ब्रेन में हुआ तो माइक्रोग्लियल सेल।